अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोफ्लेक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अल्ट्रासाउंड थेरेपी। तो अल्ट्रासाउंड बेसिकली जो है वो मुख्तलिफ कंडीशंस में यूज़ किया जाता था। पहले डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए, फीटस चेक करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसके अलावा फिर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस में यूज़ किया कैंसर में, और इसके अलावा जो है अब 1950 से इसको हम अपनी फिजियोथेरेपी फील्ड में थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड के नाम से जो है वो यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड थेरेपी को। बहुत सारे फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं। अब अल्ट्रासाउंड का मतलब क्या है? अल्ट्रा मीन एक्सट्रीम, बियॉन्ड। एक चीज़ जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे है, बियॉन्ड एक चीज़ है, ठीक है। और सोनिक भी इसको कहते हैं। इसके अलावा साउंड, तो इसमें क्या होती है, साउंड वेव्स होती हैं। अब अल्ट्रासाउंड जो होती है ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, मैकेनिकल वाइब्रेशंस होती हैं, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमन हेयर जो है वो नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी सुन सकता है वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, जो नॉर्मल ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है फॉर अ ह्यूमन हेयर। लेकिन जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रासाउंड वेव्स की वो होती है मेगाहर्ट्ज में। नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है वो 1 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज जो है वो यूज़ की जाती है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि हमें ये अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती है ना ये ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं हो जाती। इसके लिए हमें एक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। अब हम इसको वैक्यूम में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम जो है कोई भी मीडियम ले सकते हैं। सॉलिड ले सकते हैं, लिक्विड या फिर गैस। जो सॉलिड है ना वो बिल्कुल बेस्ट मीडियम है अल्ट्रासाउंड वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो बहुत करीब करीब होते हैं, और अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती है ना वो ईजिली पास आउट हो जाती हैं। लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर होते हैं, लेकिन फिर भी अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती है ना वो पास आउट हो जाती हैं। लेकिन गैस क्या है, गैस बिल्कुल ही एक पुअर कंडक्टर है अल्ट्रासाउंड वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बहुत दूर दूर होते हैं। और जो अल्ट्रासाउंड वेव्स वो क्या करती हैं कि जब वो इसके साथ जाके मॉलिक्यूल के साथ पे अटैक करती है ना तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, वापस आ जाती हैं। जैसे ही वो जाती हैं वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं। तो इसकी वजह से जो है ये गैस जो है वो बिल्कुल ही इसके लिए एक पुअर मीडियम है ट्रैवल करने के लिए। इसके अलावा हमें एक सोर्स भी चाहिए होता है जिसके थ्रू जो है ये अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती है ना वो प्रोड्यूस हों और आगे से आगे प्रोपागेट करें। नेक्स्ट वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मीडियम्स हैं जिनसे जो है ये मुख्तलिफ स्पीड के साथ अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रैवल करती है। बोन जो है उसमें 280 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो ट्रैवल करती है। सॉफ्ट टिश्यूज़ में फॉर एग्जांपल मसल हो गए या फैटी टिश्यूज़ हो गए, उनमें 1500 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करती है। नेक्स्ट एयर जो है, एयर में 340 मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड से ऑलमोस्ट ये ट्रैवल करती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रासाउंड थेरेपी की फ्रीक्वेंसीज, प्रॉपर्टीज़, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, एटेन्यूएशन, कपलिंग मीडिया और अल्ट्रासोनिक फील्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो 0.5 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 5 मेगाहर्ट्ज़ तक जो है वो यूज़ की जाती हैं। लेकिन जो नॉर्मली हमारे पास फ्रीक्वेंसी हम अपनी फील्ड में यूज़ करते हैं वो है 1 मेगाहर्ट्ज़ और 3 मेगाहर्ट्ज़ जो है ये ज़्यादा नॉर्मली यूज़ की जाती हैं। जो 1 मेगाहर्ट्ज़ होती है ना ये बहुत डीप टिश्यूज़ तक जाती है, 3 to 5 सेंटीमीटर जो है ना वो डेप्थ तक जाती है। लेकिन जो हमारे पास 3 मेगाहर्ट्ज़ होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 सेंटीमीटर बिल्कुल सुपरफिशियल जो टिश्यूज़ होते हैं ना, कुटेनियस हमारी जो सुपरफिशियल लेयर होती है बस सिर्फ वहाँ तक जाती, पेनिट्रेट करती है, सिर्फ यहाँ तक सुपरफिशियल टिश्यूज़ तक पेनिट्रेट करती है। अब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है 3 मेगाहर्ट्ज़ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, उतनी ज़्यादा जल्दी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इसी वजह से वो ऊपर सुपरफिशियली एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो एंड तक जाएगी नहीं। तो हमारे पास जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास सुपरफिशियल टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब हो जाएगी और डीप तक नहीं जाएगी। अब जो हमारे पास इसकी एब्जॉर्प्शन होती है ना वो इस तरह से होती है। देखिए जो सुपरफिशियल है उस पर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, एंड तक जो है ना वो एनर्जी जो होती है ना वो कम पहुँचती है। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है, एंड तक एनर्जी कम तो हो रही है लेकिन एनर्जी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। किसी भी सूरत में एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर पहुंचेगी। हाँ, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास थी 100% जो एनर्जी पहुंच रही थी, लेकिन यहाँ तक हमारे पास क्या होगी 50%। ये जो 50% हुई है इसको हम कहते हैं हाफ वैल्यू डिस्टेंस, कि यहाँ तक इसने अपना हाफ जो है ना वो डिस्टेंस कवर कर लिया है। ओके, अब एनर्जी जो है वो कम तो यहाँ पे आके 50% होगी, और यहाँ पे आगे से आगे जब डीप टिश्यूज़ तक जाती है, ठीक है, तो वो जो है उसकी एनर्जी की जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं होती। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड।
अल्ट्रासाउंड की जो है ना हमने पहले भी डिस्कस किया, एक तो उसको सोर्स चाहिए होता है और एक उसको मीडियम चाहिए होता है। तो सोर्स हमारे पास क्या होगा, वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी। अब ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ऑसिलेशन में क्या होता है कि इस तरह से जाता है फिर वापस आ जाता है, जैसे हमने पेंडुलम की एक एग्जांपल पढ़ी हुई है कि वो जाता है फिर वापस आता है, ठीक है, फिर इधर वापस आ जाता है। इस तरह से वो अपनी एक टू एंड फ्रो जो होती है वो मोशन करता है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली है ट्यूनिंग फोर्क की। जब ये ट्यूनिंग फोर्क जो है ये इस तरह से मूव करता है, ठीक है, ये ट्यूनिंग फोर्क है, ऐसे मूव किया तो क्या होगा कि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसके पास जाएंगे, ये वाला फिर ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये इसके करीब, इस तरह से एक दूसरे के करीब होते जाएंगे। इस तरह से मूव करेगा ना तो ऐसे ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इधर एक जगह पे इस जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। फिर जब वो वापस इस साइड को मूव करेगा, पहले ये था यहाँ पे मूव किया, सारे मॉलिक्यूल्स इस साइड पे चले गए, अब ये फिर से यहाँ पे आ गया और वापस दोबारा इस साइड पे मूव करेगा तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये फिर यहाँ से जो इकट्ठे हुए होंगे ना तो फिर वापस इस साइड की तरफ आ जाएंगे। तो इस दौरान में प्रोसेस क्या होगा, कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन का फिनोमेना होगा कि एक दफ़ा क्या हो रहे हैं वो ऐसे पास आ रहे हैं, कंप्रेशन हो रहा है, फिर ऐसे दूर जा रहे हैं, फिर पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो ये क्या प्रोसेस है, कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन का, जिसके थ्रू जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही हैं, कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन के फिनोमेना के थ्रू वेव्स ट्रांसफ़र होती हैं, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। सो मैंने ये एक डायग्राम ड्रॉ किया है। ये हमारे पास क्या है, हमारा स्विच है, पावर सप्लाई है, ये हमारे पास गेटिंग सर्किट है और ये हमारे पास 1 मेगाहर्ट्ज़ साइन वेव जनरेटर है। ये सारा हमारा अल्ट्रासाउंड के अंदर सेटअप हुआ होता है। जो हमने बेसिक बात करनी है ना अब इस वक्त, वो क्या है कि ये जो ब्लैक कलर से शो किया है ये हमारे पास ये केबल है, ये वाला क्या है लिंक इलेक्ट्रोड है, ये अंदर हमारे पास इसके क्या है क्रिस्टल है और बाहर वाली मेटल प्लेट है और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, हेड या फिर ट्रांसड्यूसर, जिसको हम पकड़ के ऑलमोस्ट इसी तरह का होता है, इसको हम पकड़ के इस तरह से जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। ओके अब इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये जो क्रिस्टल होता है ना इसी का सारा काम है। क्रिस्टल जो है वो हमारे पास क्वार्ट्ज का भी होता है, बेरियम टाइटेनेट का भी होता है या फिर लिंक्ड लेड जिंकोनेट का भी होता है। ज़्यादातर जो है वो हम क्वार्ट्ज का यूज़ करते हैं। जब हमने UVR पढ़ा था तब भी हमने कहा था कि जो मरकरी वेपर लैम्प होता था उसमें हम क्वार्ट्ज ही यूज़ कर रहे थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को भी बेयर कर लेता है। ओके अब ये किस तरह से वर्क करते हैं, नॉर्मली जो हमारे पास होती है मेन सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो 50 हर्ट्ज़ होती है, वो तो इतनी कम है, लेकिन ये किस तरह से जो है वो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है मेगा हर्ट्ज़ में जाके अल्ट्रासाउंड जो है। तो ये अभी हम देखेंगे कि ये किस तरह से प्रोड्यूस करे। अच्छा अब इसको हमारे पास ये प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऑसिलेटर सर्किट चाहिए जो हमारी इस 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करे, बढ़ा के हमें दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिस्टल यूज़ करते हैं। क्रिस्टल जो होता है ना वो क्वार्ट्ज का बना होता है, इसके ऊपर जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। जो हमने इससे पहले चीज़ डिस्कस की थी जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, ठीक है। अब ये जो पोलैरिटी होती है ये चेंज होती है, जब ये चेंज होती है, ठीक है, तब हमारे पास जो है वो हमारे अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, क्रिस्टल के ऊपर पोलैरिटी जो होती है वो चेंज होती है, जब पोलैरिटी चेंज होती है उसकी जो क्रिस्टल की थिकनेस होती है वो चेंज होती है, तो हमारे पास जो मेटल प्लेट है ये क्या करती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। अब ये जो हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स की प्रोडक्शन है ना ये डिपेंड करती है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जब हम प्रोवाइड करते हैं क्रिस्टल को, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। इसको हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका जो रिवर्स होता है वो ये होता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो फिर दोबारा से क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती हैं और इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके अब ये क्या होगा कि जब अगर इसमें हमने देखा था कि एक 1 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, और 3 मेगाहर्ट्ज़ जो थी ना वो प्रोड्यूस होती हैं। दो तरह की हम जो है ना वो फ्रीक्वेंसीज यूज़ करते हैं। तो ये डिपेंड करती है कि जितनी हम इसको जो है वो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे जो तो उसके रिज़ल्ट में जो है वो उतनी ही हमारे पास जो है ना वो प्रोड्यूस करेगा क्रिस्टल, ठीक है। अगर हम उसको 1 मेगाहर्ट्ज़ दे रहे हैं तो फिर जो क्रिस्टल होगा वो हमारे पास 1 मेगाहर्ट्ज़ जो है वही प्रोड्यूस करेगा वेव्स, और अगर 3 दे रहे हैं तो 3 मेगाहर्ट्ज़ की जो वेव्स होती हैं वो प्रोड्यूस करेगा। अब हम देख लेते हैं कि इस गेटिंग सर्किट का क्या काम है। ये गेटिंग सर्किट यहाँ पे क्या कर रहा है।
गेटिंग सर्किट बेसिकली क्या करता है, ये ऑसिलेटरी सर्किट जो होता है ना उसको ऑन ऑफ करता है। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास जो है ना दो तरह के बेसिकली जो है इसके मोड होते हैं, और एक होता है कॉन्टीन्यूस मोड और दूसरा हमारे पास होता है पल्स मोड। ठीक है, तो अगर आपने पल्स जो है वो प्रोड्यूस करनी है अल्ट्रासोनिक वेव्स, तब जो है ना गेटिंग सर्किट ऑन ऑफ हो जाते हैं। तो हमारे पास जो होती है ना वो एक डायरेक्ट वेव नहीं बनती, बल्कि जो होती है ना वो पल्स की फॉर्म में जो है वो बनती है। ठीक है, पहले थोड़ा सा वो आ जाता है, हमारे पास गैप आ जाता है। ठीक है, और फिर दोबारा से वेव आती है, फिर दोबारा से वेव, इस तरह से जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो गेटिंग सर्किट जो है ना इसमें ये काम करते हैं कि वो जो है अगर हमें पल्स चाहिए तब वो पल्स प्रोड्यूस करता है ऑन ऑफ करके। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो क्रिस्टल का जो हेड है, जिसके आपने ना कभी भी इसको ऐसे हवा में नहीं छोड़ देना, एयर में हमारा जो प्रोब होता है ना उसका जो हेड होता है कभी भी उसको ऐसे बाहर नहीं छोड़ देना। इससे क्या होगा कि जब ये जो प्रोड्यूस हो रही हैं वेव्स वो वापस रिफ्लेक्ट बैक वापस आती रहेंगी। ठीक है, और जब वापस आएंगे तो वो हमारे इस क्रिस्टल के अंदर जमा होती रहेंगी। जब वो वापस आएंगी तो वो हमारे इस क्रिस्टल के अंदर जो होती है ना वो जमा होती रहेंगी और इसको जो है वो डैमेज कर देंगी। इस वजह से आपने कभी भी अपनी जो प्रोब होती है अल्ट्रासाउंड की उसको हवा में नहीं छोड़ना। लेकिन आजकल मॉडर्न दौर है तो चीज़ें भी सारी मॉडर्न होती जा रही हैं, तो हमारे पास एक ना कॉन्टैक्ट सेंसर्स आ गए हैं। वो क्या करते हैं, वो जब भी हमारा जो प्रोब होता है ना वो हवा में होता है तो वो इसको सेंस कर लेते हैं और पावर सप्लाई ना खुद ही कट ऑफ कर देते हैं, और इस तरह से जो है क्रिस्टल जो है वो डैमेज नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो अल्ट्रासाउंड जो है उसकी ट्रांसमिशन जो है वो दो तरह के मेथड्स के थ्रू होती है। एक तो रिफ्रैक्शन के थ्रू होती है और दूसरी हमारे पास रिफ्लेक्शन के थ्रू होती है। रिफ्रैक्शन के थ्रू किस तरह से होती है, जब वो एक मीडियम से हमारी अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स होती हैं दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती हैं, तो वो क्या करती हैं, तो वो अपने जो नॉर्मल पाथ है, ये उसका नॉर्मल पाथ है कि उसने स्ट्रेट यहाँ पे आना था, अपने नॉर्मल पाथ से क्या होती है रिफ्रैक्ट अवे कर जाती है। ठीक है, और आपने जब भी, क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट पार्ट था वो तो ये वाला था, इनको चाहिए था कि ये सीधा यहाँ पे आके स्ट्राइक करती, लेकिन वो क्या करती हैं, वो रिफ्रैक्ट अवे कर जाती हैं जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं। तो हमने जो अल्ट्रासाउंड का प्रोब है वो आपने उसकी पोजीशन होती है ना वो ध्यान से रखनी है कि उसकी जो वेव्स हैं वो डायरेक्ट आपका जो भी ट्रीटमेंट वाला एरिया है जहाँ पे आपको इफेक्ट चाहिए वहाँ पे जाके स्ट्राइक करें। ओके, नेक्स्ट जो दूसरा फिनोमेना है वो आ जाता है रिफ्लेक्शन का। जब वो एक मीडियम, और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है, बोन है दूसरा मीडियम, और यहाँ से जो है ना वो रेज आ रही है। अब ये रेज आ रही है, वो क्या करिए, जैसे ही वो दूसरे मीडियम को टच करती है, ये हमारे यहाँ पे आ जाती है, बोन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो इस मीडियम को टच करती है वो क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट अवे कर जाती है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास था ना इसकी इम्पीडेंस जो थी वो कम थी, और जो बोन वाला एरिया था उसकी इम्पीडेंस जो थी, इम्पीडेंस का क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा थी। तो क्या होता है कि कुछ रेज जो होती है ना वो हमारे पास रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, लेकिन बोन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होती है अल्ट्रासाउंड वेव्स की वो बोन में होती है। तो ज़्यादातर रेज जो होती है ना वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन कुछ रेज ऐसी होती हैं जो रिफ्लेक्ट अवे कर जाती हैं। अब बोन की अगर बात करें तो बोन की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना पेरीओस्टियम, अब यहाँ पे शो तो नहीं हो रही, पेरीओस्टियम का क्या होता है कि वो एवेस्कुलर होती है, उसकी अपनी खुद की कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो अगर आप बोन के ऊपर जो है वो कॉन्टीन्यूसली अल्ट्रासाउंड को अप्लाई करके रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हीटअप कर जाएगा, और इसकी वजह से जो है वो हीट स्पॉट बनने के चांसेस हैं। क्योंकि जो हमारे पास बोन है ना, बोन की जो अब उसकी वेस्कुलर सप्लाई है, वहाँ पे कोई भी ब्लड फ्लो उसका अपना नहीं है, उसकी कोई भी अपनी वेस्कुलर सप्लाई नहीं है, इसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं आ रहा, तो ब्लड जो है वो उस टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता। इस वजह से वहाँ पे जो है वो हॉटस्पॉट बनने के चांसेस होते हैं। तो कभी भी आपने जो है वो सुपरफिशियल बोन के ऊपर अप्लाई नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो सबसे ज़्यादा सुपरफिशियल बोन होती है वो पटेला होती है, तो अपने पटेला हो गया, या फिर अगर आप एल्बो की बात करें तो एल्बो में ऑलिग्रेनिन प्रोसेस हो जाता है। तो इन ऐसे सर्फेसिस जहाँ पे बोन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, तो कभी भी आपने उन सर्फेसिस के ऊपर डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड को अप्लाई नहीं करना, क्योंकि बोन की अपनी जो है वो सप्लाई, वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती, सुपरफिशियल लेयर की वेस्कुलर होती है, और उसका जो टेम्परेचर होगा तो वो रेगुलेट नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से जो है वो पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा बाद में पेन, या फिर उसको और भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो है एटीन्यूएशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। एटीन्यूएशन जो है उसमें हमारे पास दो तरह की चीज़ें हैं, एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग। एब्जॉर्प्शन में क्या होती है कि कितनी जो है वो हमारी अल्ट्रासाउंड की वेव्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो बहुत जहाँ पे प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होगा वहाँ पे जो है अल्ट्रासाउंड की वेव्स जो होती है ना वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं।
तो अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है और वाटर का कंटेंट जहाँ पे कम हो, वहाँ पे जो हमारी अल्ट्रासाउंड की वेव्स होती हैं वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिगामेंट हो गया, कार्टिलेज हो गया, टेंडन्स हो गए, इसके अलावा ब्लड वेसल्स होगी, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है और ख़ास तौर पे कोलेजन जो है वो ज़्यादा होता है, और वहाँ पे इस वजह से क्या होगी, एब्जॉर्प्शन जो अल्ट्रासाउंड वेव्स की है वो ज़्यादा होगी। लेकिन इसकी सेकेंड अगर हम देखें फैट में क्या होता है कि हमारे पास वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है लेकिन जो प्रोटीन का कंटेंट होता है वो कम होता है। तो फैट में जो है अल्ट्रासाउंड की वेव्स जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती। ओके और इसके अलावा अगर हम बात करें स्कैटरिंग की, तो जब वो ये भी यहाँ पे भी हमने एग्जांपल देखी कि कुछ जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक होना स्टार्ट कर जाती हैं और उसकी जो आउटपुट होती है वो कम होने लग जाती है। फॉर एग्जांपल जब हम यहाँ पे 100% थी स्टार्ट में, ठीक है, जैसे जैसे वो हमारी सबकुटेनियस टिश्यूज, फैट, हमारे मसल्स और बोन्स से पास आउट करती है, जैसे जैसे वो एंड तक जाती है तो उस डीप तक जाती है तो उसकी एनर्जी जो होती है ना वो कम हो जाती है। अच्छा, अब वो किस तरह से होती है, क्योंकि रास्ते में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, फैट आ रही है, सबकुटेनियस टिश्यूज़ हैं, कुटेनियस हैं, मसल्स हैं और फिर बोन्स है, तो उनमें क्या हो रही है कि वो कुछ ना कुछ एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो रही है। तो फिर जब एंड तक हमारे पास हमने जाना है तो एंड तक हमारे पास क्या होती है, एनर्जी जो होती है ना वो कम रह जाती है एज़ कम्पेयर टू जितनी स्टार्ट हुई थी उतनी तो हमारे पास डीपेस्ट टिश्यू तक नहीं पहुँचेगी ना। तो डीपेस्ट टिश्यू तक पहुँचते पहुँचते जो हमारी एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल फैट था, फैट इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, तो फैट के टाइम में हमारी जो एनर्जी थी वो यहाँ तक थी। फिर हमारे पास क्या हुआ कि मसल तक पहुँचते पहुँचते जो है वो इतनी एब्जॉर्ब होगी, तो जो हमारी जो बोन है उसके पास हमारे कितनी एनर्जी जाएगी, ये, तो ये जैसे जैसे हमारे पास डीप तक जाती जाएगी वैसे वैसे जो है एनर्जी का कंटेंट जो है हमारा कम होता जाएगा। बेशक बोन जो है वो बहुत अच्छी तरह से और ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रासाउंड रेज को, लेकिन जब वैसे अगर हम देखें तो अगर वो पहुंचती कम है, क्योंकि वो एक डीप स्ट्रक्चर है, डीप स्ट्रक्चर तक पहुंचते पहुंचते जो उसकी एनर्जी होती है अल्ट्रासाउंड वेव्स की वो कम हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं अल्ट्रासोनिक फील्ड्स। तो अल्ट्रासोनिक फील्ड्स हमारे पास दो तरह की होती है, नियर फील्ड होती है और फार फील्ड होती है। नियर, इसको अल्ट्रासोनिक फील्ड्स को देखने के लिए हमें जो देखनी है वो है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन की, कितनी डेप्थ तक जा रही है। नियर फील्ड जो होती है ना वो हमारे पास, ठीक है, सुपरफिशियल तक रहती है और फार फील्ड जो होती है ना वो डीप तक जाती है। और इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है ये हम देखेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास जो है एक फॉर्मूला है जिससे हम चेक करते हैं। और इसके अलावा सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नियर फील्ड होती है ना उसकी दो तरह की फेजेस होती हैं। जो भी फील्ड है उसकी दो फेजेस होती है, एक इन आउट फेज होती है और एक हमारे पास होती है इन फेज। आउट फेज में क्या होता है कि एक वेव हमारे पास पास आउट करी है, ठीक है, और इसके साथ जब एक और वेव जो है ना उसकी अपोजिट डायरेक्शन में पास करती है तो वो क्या करती है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं। दूसरी तरफ अगर वो इन फेज हैं, ठीक है, एक वेव हमारे पास पास हुई और उसी डायरेक्शन में उसी फेज में एक और वेव पास हुई, तो उन्होंने क्या किया, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हुई, उन्होंने एक कंस्ट्रक्टिव जो है ना वो वेव बना ली और हमारे पास उनकी क्या एनर्जी क्या होगी, उनकी कंबाइन होगी और जो हमारे पास उसकी पेनिट्रेशन इंटेंसिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसको जो है हमने किस तरह से मेजर करना है नियर फील्ड को। नियर फील्ड को मेजर करने के लिए हमारे पास रेडियस आ जाता है और उसको हम डिवाइड करते हैं वेवलेंथ के साथ, या फिर हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, अल्ट्रासाउंड का एक हेड है और ये क्या है, उसका रेडियस है, ठीक है, ये वाला जो उसका सर्कल है ना, सर्कल की फॉर्म में, ये उसका क्या है, रेडियस है। जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अब इसको जो है वो हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह से रेडियस ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल एक हमने एग्जांपल लिया, उसमें क्या लिए, 25 हर्ट्ज जो है वो रेडियस है, उसको हमने एक 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 25। तो नियर फील्ड क्या होगी, 25 होगी। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 25 को हम 3 मेगाहर्ट्ज जो हम एक और फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं अपनी थेराप्यूटिक पर्पस में, उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 75। तो अब हमें पता चल गया जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ये हमारे पास क्या थी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा हमारे पास नियर फील्ड ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होगा और नियर फील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इस तरह जो इंटेंसिटी होती है वो नियर फील्ड की हमारे पास इंटेंसिटी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है और जो फार फील्ड है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है।
डिस्कस करते हैं कपलिंग मीडिया के। हम जो अल्ट्रासाउंड है उसको डायरेक्ट अपनी स्किन के साथ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि स्किन जो है एयर है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो उससे क्या होती है कि साउंड वेव जो होती है ना उनकी पेनिट्रेशन नहीं होती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि एयर में क्या होगा कि वो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ जाएगी और हमारे जो क्रिस्टल होते हैं ना उसके अंदर जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगी, एक्युमुलेट होगी और क्रिस्टल को डैमेज कर देगी। तो आपने कभी भी उसको जो है ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। तो जब भी आपने इसको अल्ट्रासाउंड को यूज़ करना है तो ज़रूर कोई ना कोई मीडियम जो है अपनी स्किन के साथ जो है ऊपर प्रोवाइड करना है उसको, कपलिंग मीडिया। अब आपके जो हेड है उसके और स्किन के बीच में कोई एक मीडियम जो है वो लाजमी प्रेजेंट होना चाहिए। अब वो मीडियम कोई भी अभी तक ऐसा मीडियम नहीं है जो बिल्कुल 100% जो है अल्ट्रासाउंड वेव्स की ट्रांसमिशन करता हो। अब कोई भी अच्छे से अच्छा भी अगर हम मीडियम ले लेना तो क्वार्टर तक जो एनर्जी है ना वो उसके अंदर से पास आउट नहीं करती, मतलब 75% से भी कम जो है वो हमेशा अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो ट्रांसफ़र करती हैं, बाकी जो है वो उसके अंदर ही रह जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आदत है एक्वासोनिक जेल है, ये सबसे बेस्ट जो है वो यूज़ की जा रही है। ठीक है, ज़्यादातर यही यूज़ होती है और इसकी जो पेनिट्रेशन होती है इसके थ्रू अल्ट्रासोनिक वेव्स की वो 72.6% है। नेक्स्ट ग्लिसरॉल आ जाता है 67%, डिस्टिल्ड वाटर में 59%, लिक्विड पैराफिन में 19%, पेट्रोलियम जेली और एयर जो है वो 0%। मतलब अगर हम एयर के थ्रू या पेट्रोलियम जेली के थ्रू अप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल ही पेनिट्रेट हमारी स्किन के अंदर, हमारे टिश्यूज़ के अंदर बिल्कुल भी पेनिट्रेशन अल्ट्रासोनिक वेव्स की नहीं होगी। तो आपने कभी भी इन चीज़ों को अप्लाई नहीं करना, हमेशा जो है आप एक्वासोनिक जेल की तरफ जो है वो जा सकते हैं। उसके बाद जब भी आपने अल्ट्रासोनिक वेव्स के लिए कपलिंग मीडिया का चेक देखना है कि कौन सा जो है वो सही है उसके लिए, तो उसकी ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि उसकी जो इम्पिडेंस है यानी उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम हो या आपके जो टिश्यूज़, बॉडी टिश्यूज़ है ना उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उसकी इम्पिडेंस तक कि वो आपको जो है ना वो रेजिस्ट ना करे। पेन ये ना हो कि आप उसको लगा रहे हैं और वो आपकी जो वेव्स हैं उनको पेनिट्रेट ही नहीं होने दे रहा, वो वापस आ रही है तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका जो अपरेटस है वो भी ख़राब होगा। दूसरा जो है उसकी जो ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, और उसकी जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा हो, यानी वो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो बबल्स की फॉर्मेशन है वो कम हो और केमिकली जो है इनएक्टिव हो। फॉर एग्जांपल अगर वो एक ऐसा केमिकल है उसकी अपनी ही प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो क्या करेगा, वो फिर जाके एक हमें नहीं पता कि वो किस तरह का है तो वो अंदर जाके कोई भी एक नया कंपाउंड बना सकता है और उसके जो है पता नहीं, वो हमें नहीं पता कि उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे। तो आपने कोई भी ऐसा मीडियम यूज़ नहीं करना है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, हमेशा केमिकली इनएक्टिव मीडियम ही यूज़ करेंगे। उसके अलावा हाइपो एलर्जिक होना चाहिए और चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। जितना ज़्यादा सस्ता होगा उतना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा यूज़ करना। और उसके अलावा लुब्रिकेंट होना चाहिए कि जो है वो मॉइस्चर प्रोवाइड करे, ताकि जो लुब्रिकेंट हो ताकि वो जो है वो मॉइस्चर सा प्रोवाइड करे और हमारा जो हेड है उसको जो मूव करना है वो हमारे लिए ईजी हो। तो आपने जो है जब भी कपलिंग मीडिया जो है उसको चूज़ करना है तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ का ख्याल रखना है। आई होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.